ध्यान पूर्वक देखा एक बार। इन तस्वीरों को देखने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ समझ तो जरूर पैदा हुई होगी, क्योंकि हमारे मन के काम करने का तरीका ही ऐसा है। तो जब तुम कुछ ऐसे शब्द सुनते हो, ध्यान, समाधि, इनलाइटनमेंट या बुद्ध की शांत बैठी प्रतिमा को देखते हो, तो कुछ ना कुछ समझ नहीं बनती होगी। कुछ समझ में आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारे मन के काम करने का तरीका है। लेकिन जो समझ तुम्हारे मन ने कानों से सुनकर प्रतिमा को देखकर बनाई है, वो मानो जैसे अध्यात्म की किताब का आखिरी पन्ना है। यानी तुमने सिद्धार्थ गौतमा के बुद्ध रूप की एक झलक को समझ बनाया है। तो व्यक्ति इस अधूरी समझ के कारण ध्यान करने बैठ जाता है, जिससे निराशा ही हाथ लगती है। मानो जैसे तुम एक वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए देखते हो, वो किताब का आखिरी पन्ना है। तुम उस वृक्ष के बीज रूप की कल्पना नहीं करना चाहते, जिसे कभी पानी दिया गया, वक्त के साथ वो फल देने लगा। प्रकृति ने बीज को इतनी क्षमता दी है कि एक छोटा सा बीज वो एक जंगल पैदा कर सकता है। ठीक वैसे ही समाधि जैसी अवस्था व्यक्ति के अंदर बीज रूप में छिपी है। व्यक्ति के अंदर अपने आप को जान लेने की क्षमता है। तो योग कहता है, अगर इस बीज की सही से देखभाल की जाए तो ये वृक्ष बन सकता है, जिसमें योग ने कहा 7 पड़ाव है पहुंचने के। 8वां पड़ाव समाधि है, 7वां ध्यान है। तो अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में सही अर्थों में गहराई में जाना चाहता है, तो योग में बताए हुए ये 8 पड़ाव व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही ज्यादा गतिशील कर सकते हैं। तो इन 8 पड़ावों के ऊपर हम बात करेंगे। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को मुंबई जाना है, पहला रास्ता तो ये, वो किसी ऐसे की मदद ले जो पहले कभी मुंबई गया हो, तो उसका बहुत सा समय, फालतू की मेहनत बच सकती है। दूसरा रास्ता ये, वो खुद भटके 2-4 और शहरों से गुजर कर जाए, जिसमें समय और मेहनत ज्यादा है, बेफिजूल है। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति अध्यात्म में गहरा उतरना चाहता है, तो उसे पहले रास्ते की जरूरत है, जिसे सदियों पहले योग में पहले ही खोज रखा है। तो योग ने कहा 8 पड़ाव हैं पहुंचने के, जिनमें आखिर के 3 पड़ाव हैं धारणा यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता। 7वां है ध्यान, 8वां है समाधि। ध्यान थोड़े दूर की बात है। व्यक्ति अपने मन को किसी एक चीज पे एकाग्र भी नहीं कर सकता। मन को इतना भटकने की आदत है। अगर व्यक्ति ध्यान करने बैठ भी जाता है, तो अनेकों विचार, वासनाएं ध्यान होने ही नहीं देती हैं। योग सूत्र में कहा गया, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने से पहले के 4 पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, जो है यम, नियम, आसना, प्राणायाम। ये 4 पड़ाव व्यक्ति को मन की माया से, इंद्रियों के वश में से, वासनाओं के आकर्षण से मुक्त करते हैं। और अगर इन 4 पड़ावों के साथ श्वासों की वो लयबद्धता हासिल कर ली जाए जो व्यक्ति माँ के गर्भ से लेकर पैदा होता है, जिस पर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग भी करवाया था। ये 4 पड़ाव और साथ में 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग, तो बहुत ही कम समय में मन की स्थिरता हासिल की जा सकती है। पहले की ये 4 पड़ावों के ऊपर काम करने के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक अवस्था घटित हो सकती है, जो 5वां पड़ाव है प्रत्याहार, यानी जिसे ज़ेन योगा क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बोलती है। इसे एक उदाहरण से समझे। जब कोरोना वायरस था, सभी लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, हाथों को कीटाणुओं से डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक वैसे ही तो ये पहले के 4 पड़ाव, साथ में 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग, सैनिटाइजर की तरह काम करते हैं। जो तनाव रोज के जीवन की भागदौड़ से आता है, बीमारियां
योग में कहे गए ये नियम व्यक्ति को इन सब से मुक्त रखते हैं, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। जैसे हाथ साफ हो जाना एक हाथों के लिए अवस्था है, वैसे ही योग के ये नियम यम नियम आसना प्राणायाम और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ये व्यक्ति को एक ऐसी अवस्था में ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, प्राणायाम का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि बाएं तरफ से श्वास खींच लेना और दाईं तरफ से निकाल देना। योग में इसके बड़े ही गहरे अर्थ बताए गए हैं जो कभी सामने आए ही नहीं। गहराई में कभी इस पे बात करेंगे। एक कड़वा सत्य तो ये है, साधारण व्यक्ति प्राणायाम कर ही नहीं सकता। योग सूत्र में बताए गए ये पहले के 4 पड़ाव मानो तुम्हें ये यात्रा करने में मदद करते हैं, जो यात्रा तुम्हें एक नदी के पास ले जाती है। नदी के उस पार आखिर के 3 पड़ाव हैं, लेकिन इस नदी को पार करने के लिए एक कश्ती की जरूरत है और कश्ती वही अवस्था बनती है जिसे ज़ेन योग क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बोलती है। दुखद बात यह है कि साधारण व्यक्ति के पास ऐसी कोई कश्ती ही नहीं है, जिसे बहुत ही कम समझ है योग की। उसके पास कश्ती तो है लेकिन उसमें छेद हैं, डूब जाती है। जैसे ही व्यक्ति योग के इन नियमों को समझ लेता है, अपने ऊपर काम करता है, 24 घंटे के जीवन को समझता है, इसे ध्यान का ही हिस्सा मानता है, तो इन 4 नियमों की मदद से उसके दिमाग के पहले हिस्से का विकास हो जाता है और वो माया के जाल से, वासनाओं के जाल से मुक्त हो जाता है और उस नदी को पार कर लेता है। तो अब इस नदी को पार करते ही, मन के पहले हिस्से का विकास करते ही वो मन की इतनी एकाग्रता हासिल कर लेता है, फिर वो बड़ी साधनाएं कर सकता है, कंसंट्रेशन जैसी चीजें कर सकता है, फिर ध्यान खुद ब खुद घटित होता है। वरना तुम 24 घंटे में से कभी भी अपने अंदर झांक के देखो, हमेशा ही तनाव से भरी अवस्थाएं चलती रहती हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ अपने मन को किसी एक विचार पे स्थिर कर लो, तो पता नहीं 25 विचार कहीं और से आ जाते हैं और मन को बहा ले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति एकाग्रता नहीं कर सकता। एकाग्रता नहीं हो सकती, ध्यान भी नहीं हो सकता। ध्यान और कंसंट्रेशन दोनों अलग बातें हैं, जिस पर मैंने बहुत बार अपने अनुभव भी तुम्हें बताए हैं। जैसे एक यान को जमीन से अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए बड़ी ऊर्जा लगती है और ऊपर पहुंचते ही वो धरती के खिंचाव से मुक्त हो जाता है, ठीक ऐसी ही अवस्था प्रत्याहार जब व्यक्ति के जीवन में घटित होती है तो वो संसार का जो आकर्षण है उससे मुक्त हो जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी दिनचर्या पे बात करूं, लेकिन जो प्रयोग मैं करता हूं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति का मन इतना विकसित ना हो, तैयार ना हो वो प्रयोग करने के लिए। तो कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो मैं करवाता नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए एक तैयारी की जरूरत है। बिना तैयारी के उन्हें किया नहीं जा सकता। अगर कोई करता है तो उनके नुकसान हो सकते हैं। तो ज़ेन योगा में बहुत से ऐसे प्रयोग मैंने करवाए जो योग के इन्हीं 8 पड़ाव को ध्यान में रख के करवाए गए हैं। जैसे यम और नियम जीवन कैसे जीना चाहिए उसके ऊपर आधारित हैं, लेकिन ज़ेन योगा में इन पर और भी ज्यादा जोर देकर बात की गई है। जैसे मैंने पहले बताया था, बाहर का जीवन हमारे भीतर के जीवन के अंदर 3 रास्तों से ही प्रवेश करता है। पहला तो श्वास के जरिए, फिर 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए, भोजन और पानी के जरिए। श्वास के लिए मैंने पहले भी प्रयोग करवाया है, तो आज बात करेंगे भोजन करने के तरीके को लेकर। तुमने अध्यात्म में या बौद्ध धर्म में देखा होगा, भोजन को बड़े ही प्रेम और आदर से, श्रद्धा से करते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूँ आज से भोजन को प्रेम और आदर से करना, सही सलाह हर कोई मान लेता है, लेकिन यहाँ पे मैं बात मानने या ना मानने की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मन की गहराई में किसी कोने में बहुत समय से गलत आदतों को बुन रखा है, जो 2 या 3 दिन के बाद व्यक्ति को उसी ढांचे में फिर से ढाल लेगा। जैसे आज पेट में परेशानी हो रही है, कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है उसने कल क्या खाया था,
खाना उसने चबाकर खाया या नहीं चबाकर खाया, ये पता उसे तब चला जब भोजन का टुकड़ा गले में अटक गया। टीवी देखते हुए कुछ ज्यादा ही खा लिया, उसे पता ही नहीं चला। जैसे रस्सी बार बार घिस के पत्थर पे निशान बना देती है, ऐसी ही कुछ आदतें हम बना लेते हैं। ये आदतें, ये मन के पैटर्न बड़ी मात्रा में इकट्ठे होके व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। अब व्यक्ति ऐसा क्यों है? क्योंकि बेहोशी में चल रहा है। अब इसका हल क्या है? भोजन को होश पूर्वक प्रेम से करो, लेकिन ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा। मन के इस पैटर्न को तोड़ने के लिए 2 अभ्यास जो मैंने करवाए थे, मन के भटकाव को देखना, 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग, ये मदद करेंगे। अब ज़ेन योगा आगे कहती है, भोजन को 3 समय पे करने की बजाय एक समय पे करना बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके पीछे क्या विज्ञान है, उस पे हम आगे बात करेंगे। योग के अभ्यास बिना समझे करने से नुकसान हो सकते हैं, तो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि आगे किस पे बात होनी चाहिए, भोजन के ऊपर या प्राणायाम के ऊपर।